वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, क्लास 10th का 4th चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे पाठ्येतर क्वेश्चंस, पाठ के अंदर वाले प्रश्न उत्तर, जिसमें पेज नंबर 68 का फर्स्ट क्वेश्चन है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, इसका उत्तर हमें देना है। स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखें तो ये जो कार्बन है इसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से यदि हम देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात इसको अपना कार्बन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये अपने 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और अपना अपना अष्टक पूर्ण करेंगे। ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का अष्टक भी पूर्ण हो जाता है। और कार्बन को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का अष्टक भी पूर्ण है। अब इस ऑक्सीजन को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से दोनों ऑक्सीजन और कार्बन के अष्टक पूर्ण हो गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है इनके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना स्पष्ट है। पेज नंबर 68 सेकंड क्वेश्चन, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। यहाँ पर एक संकेत दिया हुआ है कि सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े हुए होते हैं। पेज नंबर 76 फर्स्ट क्वेश्चन, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। अर्थात पेंटेन को कितने अलग अलग संरचनाओं से हम शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पेंटेन जिसको C5H12 हम बोलते हैं, इसके 3 प्रकार के संरचनात्मक समावयव बन सकते हैं। यहाँ देखेंगे हम कार्बन, जो हम नॉर्मल पेंटेन है उसको किस प्रकार से लिखते हैं। पेंटेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। सबसे पहले हमने 5 कार्बन बना लिए। इससे फिर जितने भी कार्बन हैं सभी से हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ हम देखें तो C5H12 ये नॉर्मल पेंटेन है, जो हम जनरली जिसको हम संरचनात्मक रूप में देखते हैं। तो ये पहला संरचनात्मक समावयव है। अब सेकंड हम देखेंगे आइसोपेंटेन। इसमें पहले 4 कार्बन को हम स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं। 4 कार्बन लिए, फिर चारों में से सेकंड कार्बन पर, चाहे इस तरफ से लें चाहे इस तरफ से, सेकंड कार्बन पर हमने एक और कार्बन जोड़कर उसकी संयोजकता के लिए हमने उसके 3 तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब बाकी की जो संयोजकता हैं या वैलेंसी हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम हाइड्रोजन को इसमें जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1 2 3 4 5 कार्बन। ये है आइसो पेंटेन, ये दूसरा संरचनात्मक समावयव है। अब हम देखेंगे तीसरा। इसमें हम 3 कार्बन को आपस में जोड़ते हैं और इनकी जो वैलेंसी है, इसको सिरे वाले कार्बन की वैलेंसी को हम पूर्ण कर देते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब ये जो बीच वाला कार्बन है इससे हमने एक और कार्बन को जोड़ा और इस कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूर्ण कर दी या सेटिस्फाई कर दी।
ये है नियोपेंटेन। ये जो है स्ट्रक्चर ये नियोपेंटेन है। ये थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर है इसका। यदि हम काउंट करें इसके हाइड्रोजन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कार्बन हो चुके हैं और 1 2 3 4 5 सॉरी 12 हाइड्रोजन हो चुके हैं और 1 2 3 4 5 कार्बन हो चुके हैं। पेज नंबर 76 का सेकंड क्वेश्चन है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। माने ऐसे कौन से गुणधर्म है कार्बन में जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। देखेंगे कार्बन के दो गुणधर्म। कार्बन में सबसे पहले श्रृंखलन का गुण होता है, चेन बना सकता है ये आसानी से। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है या बॉन्डिंग की कैपेसिटी होती है, जिसको कि हम श्रृंखलन का गुण या कैटिनेशन बोलते हैं। फिर है चतुष्संयोजकता। कार्बन की चतुष्संयोजकता के कारण यह अन्य 4 तत्वों से भी आबंध बनाकर नए यौगिकों का निर्माण कर सकता है। माने इसकी वैलेंसी होती है 4, तो ये किसी तत्व के साथ मिलकर भी बॉन्डिंग करके ये नए यौगिकों का निर्माण कर सकता है। पेज नंबर 76 थर्ड क्वेश्चन, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे। स्टूडेंट्स, साइक्लोपेंटेन का जो फॉर्मूला है वह है C5H10। अब हम देखेंगे इसमें कितने कार्बन है, 4, और साइक्लो माने हमको इसको साइकिल फॉर्म में लेना है। तो इसके पांचों जो कार्बन है इनको हम पहले स्ट्रक्चर में ले लेते हैं। अब इनकी ये एक एक वैलेंसी तो यहाँ से इनकी पूर्ण हो गई है। ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये यहाँ ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो बाकी की वैलेंसी है उनको हाइड्रोजन से परिपूर्ण कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। यहाँ की वैलेंसी इस हाइड्रोजन से और ये वाली वैलेंसी इस हाइड्रोजन से। यहाँ देखें जो बची हुई 2 इलेक्ट्रॉन थे उनके लिए एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ कुल मिलाकर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि काउंट करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से जो ये साइक्लोपेंटेन है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें प्राप्त होती है और साइक्लोपेंटेन का सूत्र है C5H10। पेज नंबर 76 फोर्थ क्वेश्चन, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, जिसमें फर्स्ट है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल जिसका नॉर्मल फार्मूला है C2H4COO। इसका स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो 2 कार्बन है, तो पहले हमने 2 कार्बन को दिखा दिया यहाँ पर, फिर एक OH ले लिया और O ले लिया, तो ये हमारे 2 आ गए यहाँ पर, और ऑक्सीजन की वैलेंसी एक यहाँ से और एक यहाँ से संतुष्ट हो गई, और कार्बन की 1 2 3 4 यहाँ से संतुष्ट हो गई। अब बची जितनी वैलेंसी है कार्बन की वहाँ पर हम हाइड्रोजन रखकर पूर्ण कर देते हैं। सेकंड है ब्रोमोपेंटेन। अब पेंटेन बोल रहा है तो इसका C5H11Br जो इसका नॉर्मल फार्मूला होगा। अब हमको C5 लेने हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर किसी भी हाइड्रोजन को, जो पेंटेन होता है उसका फार्मूला होता है C5H12, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन खुद आ गया। अब ये ब्रोमीन किसी भी कार्बन पर लग सकता है और जैसे जैसे ये कार्बन पर लगता जाता है इसका नाम चेंज होता जाता है। 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, 4 ब्रोमोपेंटेन, 5 ब्रोमोपेंटेन। इस प्रकार से इसका नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम फर्स्ट जो कार्बन है वहीं से एक हाइड्रोजन को हटाकर Br को रख देते हैं। अब कितनी वैलेंसी बची इसकी, 2, तो 2 हमने किससे संतुष्ट कर दी, हाइड्रोजन से। इसी प्रकार से ये
जितनी भी वैलेंसी बची हुई हैं यहाँ पर हम हाइड्रोजन को रख देते हैं, तो जिससे ये वैलेंसी या संयोजकता परिपूर्ण हो जाती हैं। ये हमारा ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर तैयार है। अब हमारा थर्ड है ब्यूटेनोन। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है C4H8O। अब 4 जो कार्बन है, सबसे पहले हम कार्बन आपस में बॉन्ड करके बना देते हैं। ये 4 कार्बन हमने ले लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो हमको डबल बॉन्ड लगाना रहेगा। ये लगा दिया। अब 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी ये सेकंड कार्बन की पूर्ण है। अब ये वाले कार्बन की हमको पूरी करनी है, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देते हैं। सारे जगह हाइड्रोजन रख देते हैं जितनी वैलेंसी बची हुई है। तो ये हमारे ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर तैयार है। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए। 1 2 3 4 कार्बन हो गए और एक हाइड्रोजन हो गया। इसी प्रकार से हमारा फोर्थ है हेक्सेनल। इसका जो फॉर्मूला है C6। हेक्सेनल माने कार्बन कितने होंगे? यहाँ पर 6 होंगे, H12O। इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो सबसे पहले जो कार्बन है उसको हमको रखना रहता है। तो ये कार्बन हमने यहाँ रख दिए हैं पूरे 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने यहाँ पर रख दिए हैं। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन हमने सबसे पहले कार्बन के साथ रख दिया। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 2 3 और एक यहाँ पर हमने हाइड्रोजन रख दिया। ये 4 वैलेंसी इसकी हो गई। अब जितनी वैलेंसी बची हुई हैं वहाँ पर हमको सिंगल बॉन्ड लगाकर हाइड्रोजन रख देना है। ये देखिए, इस प्रकार से हम एक एक वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन को रखते जाते हैं। अब हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। अब हमारे हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस प्रकार से हमारे सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है? तो हाँ स्टूडेंट्स, जो ब्रोमोपेंटेन है हमारा ये वाला सेकंड वाला स्ट्रक्चर, इसके संरचनात्मक समावयव हो सकते हैं, क्योंकि यदि हम फर्स्ट कार्बन पे हमने यहाँ पर जोड़कर बताया है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिए, ब्रोमीन आ गया। इसी प्रकार से यदि हम सेकंड कार्बन पे देखें तो यहाँ पर हम ब्रोमीन को रख देंगे और ये हाइड्रोजन हट जाएगा। फार्मूला सेम ही रहेगा, C5H11Br। ठीक है, इसी प्रकार से हम चाहें तो थर्ड कार्बन से भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं और Br को रख सकते हैं। जहाँ भी हम Br रखेंगे, जिस भी कार्बन पे रखेंगे, वहाँ से हम एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। इस प्रकार से हम देखें तो 5 कार्बन है, तो ब्रोमोपेंटेन के 5 संरचनात्मक समावयव संभव होते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ लिखेंगे, हाँ ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव हैं। पेज नंबर 76, फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं और साथ ही साथ नामकरण करते जाते हैं। CH2Br। तो यहाँ पर हमने इसको देखें तो 2 कार्बन है, माने C2H4Br। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रोमो इथेन या ब्रोमो एथेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कार्बन कितने हैं? 2, और एथेन जो होता है उसमें ही 2 कार्बन होते हैं। और वैलेंसी यदि हम देखें, CH3CH2Br, तो यहाँ पर हमारे जो हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे? 5 होंगे और एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर ब्रोमीन खुद आ गया था। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा C⋯OH। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया हो CH3 माने मेथेन। अब यहाँ पर O जुड़ गया है तो ये हो जाएगा मेथेनल।
क्या जुड़ हो जाएगा, यहाँ पर जो सफिक्स लग जाएगा, अल लग जाएगा, अल प्रत्यय लग जाएगा, जिसके कारण ये हो जाएगा मेथेनल। अब हम देखेंगे थर्ड है हमारा, थोड़ा सा बड़ा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए आप। सी सी सी, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हेक्सी, यहाँ पर इसमें कितने जो दो लास्ट वाले जो कार्बन हैं इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड किस में आता है, जिसमें आता है ट्रिपल बॉन्ड, उसमें हम ईन प्रत्यय लगाते हैं। ईन जो सफिक्स है उसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन लगाने से ये पूर्ण हो गई। अब ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी अपने आप ही पूर्ण है, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे। बाकी के जितने भी कार्बन है सबके साथ हमको हाइड्रोजन ऐड कर देना है, जिससे इनकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाएंगी और हमारा जो हेक्सीन है इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारा तैयार हुआ है ये है हेक्सीन। ये है C6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया हेक्सीन का। और इसमें है C6H10, माने हाइड्रोजन यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं हमको, 10 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ये सारे स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। पेज नंबर 79, फर्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इस अभिक्रिया में एथेनॉल से ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसकी अभिक्रिया निम्नानुसार है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए CH3 CH2OH एथेनॉल, यहाँ पर इसकी अभिक्रिया के दौरान नवजात ऑक्सीजन यहाँ उपस्थित रहता है। अब ये बन जाएगा CH3 COOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाती है। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन स्थित है ये हाइड्रोजन, और ये यहाँ से ये हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है दोनों हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाती है। तो इस प्रकार से हमको क्या मिला, CH3 COOH और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुई या निकली। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसीलिए यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। पेज नंबर 79, सेकंड क्वेश्चन, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? जब इथाइन को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह काली लो के साथ जलती है। इथाइन का अपूर्ण दहन होता है क्योंकि हवा की आपूर्ति सीमित होती है, परंतु जब एथाइन व ऑक्सीजन के मिश्रण को जलाया जाता है तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड की साफ लौ उत्पन्न होती है तथा इथाइन का पूर्ण दहन होता है। इस ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इतना उच्च ताप ऑक्सीजन के बिना नहीं मिल सकता, इसलिए ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसकी अभिक्रिया देखें तो निम्नानुसार है। यहाँ पर देखिए 2 अणु लिए हमने एथाइन के, C2H2, एथाइन मीन्स C2H2। यहाँ पर हमने 2 अणु उसके लिए हैं। जब इसकी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं या जलाते हैं तो 4 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं, 2 अणु पानी के निकलते हैं और हीट उत्पन्न होती है जो कि वेल्डिंग के लिए सफिशिएंट होती है। पेज नंबर 83, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल की कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराकर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अम्ल कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जिसे चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है तो ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमोचित होती है या निकलती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वो दूधिया हो जाता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि निकलने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेकिन जब हम अल्कोहल
कि इस प्रकार से अभिक्रिया करवाते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती, किसी भी प्रकार की गैस नहीं निकलती। इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन सा दिया हुआ पदार्थ में कौन सा अल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। पेज नंबर 83, सेकंड क्वेश्चन, ऑक्सीकारक क्या है? कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो जो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये ऑक्सीकारक होते हैं जो कि ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं। पेज नंबर 85, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? अपमार्जक या डिटर्जेंट सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील अवक्षेप नहीं बनाते हैं, अतः ये कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार डिटर्जेंट मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में झाग उत्पन्न करता है, अतः डिटर्जेंट का उपयोग कर यह नहीं बताया जा सकता कि दिया गया जल मृदु है या कठोर है। नंबर 83, सेकंड क्वेश्चन, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़ों को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है? साबुन के अणु के दोनों सिरे अलग अलग गुणधर्म वाले होते हैं। जल में विलय सिरे को जल रागी सिरा कहते हैं, गंदगी या हाइड्रोकार्बन में घुले सिरे को जल विरागी सिरा कहते हैं। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि जल रागी सिरा बाहर की ओर तथा जल विरागी सिरा अर्थात जो तेल में घुलनशील होता है जल विरागी सिरा वह अंदर की ओर हो जाता है। इस प्रकार से अणुओं का गुच्छा बन जाता है और ये गुच्छा मेल या गंदगी से जुड़ जाता है। इस गुच्छे को मिसेल कहा जाता है। इन मिसेल को हटाने के लिए कपड़ों को रगड़ना, घिसना और पटकना पड़ता है। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ चित्र के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से मिसेल बनता है। ये मिसेल का चित्र है। यहाँ पर ये वाला जो सिरा है, जो गोल राउंड वाला सिरा होता है, इसको जल रागी सिरा बोलते हैं। माने ये सिरा जल में घुलनशील होता है और जो इसकी ये जिगजैग वाली लाइन है ये जल विरागी सिरा कहलाता है, अर्थात ये जल में घुलनशील नहीं होता लेकिन तेलीय पदार्थ और मेल में ये घुलनशील होता है। इस प्रकार से ये जो साबुन का अणु है ये बना होता है। साबुन का अणु मेल के चारों तरफ इस प्रकार से संरचना बनाता है, गोलाकार संरचना। इसमें जो जल रागी सिरा होता है ये सोडियम लवण का बना होता है और अंदर की ओर जल विरागी सिरा होता है जो एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। और जो जल विरागी सिरा होता है वो मेल से चिपक जाता है, मेल को ये अपने में जकड़ लेता है। और जब हम कपड़ों को रगड़ते हैं, घिसते हैं या ब्रश घिसते हैं उस पर या कपड़े उसको लकड़ी के डंडे से पीटते हैं तो ये जो मेल है वो सर्फ के साथ बाहर आ जाता है या साबुन के अणु के साथ बाहर आ जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।